पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो वीडियो के नीचे अवेलेबल रहेगा, जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें क्वेश्चन पेपर भी मैं अपलोड कर देता हूं। कल टेस्ट कैसा रहा था आप लोग का? ध्यान दें, टेस्ट में हमेशा खुद को चेक करने के लिए टेस्ट दें, ठीक ना? जब हम टेस्ट देते हैं तो हमें खुद को टेस्ट करना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं, हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ पे है। और ये आपको बताता है कि आपको कितने मेहनत करने की आवश्यकता है, आपकी रियल पोजीशन को ये बताता है कहीं ना कहीं। कल कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि सर लैंग्वेज में दिक्कत है, लेकिन क्वेश्चन पेपर ऐसा था कि एक्चुअल में लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अगर आपने क्लासेस अटेंड की हैं, हाँ लैंग्वेज में प्रॉब्लम उनको जरूर होगा जिन्होंने कोई भी क्लास अटेंड नहीं की। क्लास नहीं भी अटेंड की तो क्लास तो ऑनलाइन है, अगर किसी रीजन से क्लास छूट जाती है तो आप चैनल पे जाकर के उसको सेम डे कवर कर सकते हैं। समस्या सिर्फ उनके साथ हुई। मुझसे कल एक बच्चा पूछा एक ऑप्शन में कि सर शियर फोर्स क्या होता है, इसमें ऑप्शन में एक जगह शियर फोर्स था, क्वेश्चन ऐसा था जिसमें शियर फोर्स से कोई लेना देना था ही नहीं। अगर उसने क्लास अटेंड की होती तो ये बात वो मुझसे पूछता ही नहीं है, मूर्खतापूर्वक उसने पूछा था। ये इंडिकेट करता है कि उस बच्चे ने एक दिन भी क्लास नहीं की है, ठीक ना? आज मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा और मंडे या ट्यूसडे को आपका रिजल्ट कंप्लीटली डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें प्रिंसिपल के भी साइन होंगे और वही रिकॉर्ड बोर्ड भी जाएगा। उसमें आपकी अटेंडेंस भी मेंशन होगी, कितने % आपकी अटेंडेंस है, कितने मार्क्स आपको आपके असाइनमेंट के मिले हैं और कितने मार्क्स आपको आपके टेस्ट के मिले हैं, हर एक चीज उसमें मेंशन होगी रिजल्ट में। अगला जो आपका टेस्ट है वो मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक, मार्च के फर्स्ट वीक में तो होली है, सेकंड वीक में हम लोग टेस्ट रखेंगे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना होगा, ठीक ना? दूसरी चीज, टेस्ट के परफॉर्मेंस से हमेशा हमें सीखना होता है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कहां कमी रह गई। इसीलिए टेस्ट के बाद आपके देखना, आपके मन में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता था या ये मुझे आता था, थोड़ी सी मैंने मेहनत की होती तो ये इनको मैं आसानी से कर लेता। जब आप इंजीनियरिंग का आपका फर्स्ट ईयर है, अगर आप सेकंड ईयर में जाकर के देखेंगे तो आपको ऐसी स्थिति नहीं दिखेगी। आप भी जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो ये स्थितियां बदल जाएंगी। इस क्लास में मैं खड़ा होता हूं फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग खड़े रहते हैं, लेकिन आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में देखेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई है कि उनके लिए क्या बेहतर है। मैं क्लास में रहूं ना रहूं वो अपना काम चुपचाप करते रहते हैं। और ऐसे करीब करीब 40 स्टूडेंट हैं जो पूरी दुनिया से अलग होकर अपने लिए, सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ताकि कल कॉलेज से जब निकले तो इधर उधर घूमना ना पड़े, अपनी मेहनत से कुछ हासिल कर सकें। और उसकी तैयारी आपको फर्स्ट ईयर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज योर कोर सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर में बच्चे ध्यान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें कोई कोर सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके लिए कोर ही है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जाओगे, वहां 4 से 5 क्वेश्चंस आपको किससे मिलेंगे? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। और आपको जानकर खुशी होगी, कल जो पेपर मैंने दिया था उसमें सभी के सभी क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। अगर आपको नहीं भरोसा है, आप किसी क्वेश्चन को गूगल में सर्च करो, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी डिप्लोमा लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मेरे जाने के बाद आप चेक कर सकते हो उनको। और ये सिर्फ इसीलिए दिया ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सको। मैं आपको क्या पढ़ाता हूं नहीं पढ़ाता हूं इस बात पर निर्भर करता है कि, इसलिए नहीं कि आप 10 पन्ना आप लिख रहे हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल आप जब यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को फेस करेंगे तो क्या आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, उस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। और ये चेक करने का एक ही तरीका है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट से जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करके देखो।
अगर आप अपने क्लास नोट्स के बल पर क्लास में जो सीखा है उसके आधार पर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो तो उस एग्जाम में भी सॉल्व कर लोगे। और यही वो तरीका भी है टेस्ट करने का कि आपका जो टीचर है वो आपको सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। और अगर टीचर सही पढ़ा रहा है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ये हर एक चीज टेस्ट किया जा सकता है जो प्रीवियस ईयर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करके। फर्स्ट ईयर के बाद जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपके कोर सब्जेक्ट सारे स्टार्ट हो जाएंगे। वहां आपको उसकी कोर का मतलब, हाँ, मैकेनिकल में अगर आप कोर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और साथ में वर्कशॉप। वर्कशॉप को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन वर्कशॉप मैकेनिकल वालों की रोजी रोटी है, ठीक ना। रोजी रोटी समझते हैं ना, जिससे हमारा पेट चलने वाला और परिवार का हमारा घर चलने वाला है। हम इस चीज को समझते नहीं है, लेकिन 3 साल के बाद इसकी वैल्यू हमें समझ में आती है। जब इंडस्ट्री में खड़े होकर के 12 घंटा मेहनत करते हैं तब लगता है कि नहीं, हमें वहां पढ़ना चाहिए था। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड हुए हैं आपके यहां से, और इस साल भी अभी पहला कैंपस हो गया है आदित्य बिरला का, अभी 2 दिन पहले ऊपर इंटरव्यू चल रहा था। लेकिन बच्चे जाते हैं और जाने के बाद 1 माह 2 माह के बाद वापस भाग आते हैं। इस रियलिटी को जानो। इसीलिए कभी कभी अपने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट बनाओ, उनसे जानो कि क्या सिचुएशन है। अभी कन्वोकेशन में आपके सीनियर्स आए थे, कुछ लोग मिले उनसे। अगर आप मिले होते, उनसे पूछते कि कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा सिचुएशन है, तो आपको रियलिटी बताते ना। कुछ कंपनियों को छोड़ दें तो रिमेनिंग कंपनियों में ये स्थिति है कि आप काम नहीं करना चाहेंगे। और ये रियलिटी अभी दिख रही है जब बच्चे भाग के वापस आ रहे हैं। प्लेसमेंट मिलने के बाद भी वो कंपनियां छोड़ दे रहे हैं और आकर के फिर तैयारी करने लगते हैं कि सर इलाहाबाद जा रहे हैं, उस समय तो ध्यान नहीं दिया, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो कल की तैयारी आज से करें। और इसीलिए जितने भी टेस्ट में क्वेश्चंस दिए हैं सभी के सभी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चन हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके टोटल 10 लेक्चर हुए हैं, 10 लेक्चर अपलोडेड है ना, मैंने हर क्वेश्चन में टिक कर दिया है कि ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कहां बताया है, किस लेक्चर में बताया है। और अगर आप ईमानदारी से लेक्चर अटेंड करते, और सिर्फ अटेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा था कि लेक्चर अटेंड करने के बाद ईयरफोन कान में डालिए और बैठ करके उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। ये नोट्स सिर्फ आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए नहीं होगा, ये आपको नौकरी दिलाने का भी काम करेगा। और इसीलिए जानबूझ के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस दिए हैं आपको, ताकि रियल में आप चेक कर सको कि आपका जो नोट्स बन रहा है वो किस स्तर का है, ठीक ना। तो थोड़ा सा सजगता लाएं। 3 साल के बाद जब बैग लेकर घर जाएंगे ना तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो घर जाने की इच्छा नहीं होती है। अभी छुट्टी होती है तो बैग टांग के घर चले जाते हैं कि छुट्टी हुई है, लेकिन 3 साल के बाद वही बैग लेके जब घर जाओगे तो पड़ोसी रहने नहीं देंगे कि 3 साल तो हो गया, अब यहां क्या कर रहे हो भाई। आपके घर में आपकी वैल्यू नहीं होगी अगर आपने अपने आप को मजबूत नहीं बनाया तो। इस रियलिटी को जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर होगा आपके लिए और आपके भविष्य के लिए। एकदम सेल्फिश बन जाओ, खुद के लिए जियो। और खुद के लिए जीने का मतलब है अपना समय अपनी एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में लगाओ। यहां आए हो घर से एक ही मकसद के लिए। जब तक घर पे थे तो मम्मी कहती थी, पापा कहते थे कि पढ़ लो पढ़ लो, टीचर कहता था। कॉलेज में देखो कितनी आजादी है, हॉस्टल में कोई पूछने वाला है आपसे पढ़े कि नहीं पढ़े। कॉलेज में इवन कोई टीचर नहीं पूछता है पढ़ रहे हो नहीं, ठीक है अपने लिए। हमें तो अपनी सैलरी मिलनी है, 30 तारीख को सैलरी क्रेडिट हो जाती है अकाउंट में। अब आप कॉलेज में हैं, ये जगह ये डिसाइड कर देती है कि आपका भविष्य कैसा होगा। यदि आपने अपने मन को रोक लिया, ठीक ना, इधर उधर से दूरी बना करके अपने आप को सजग कर लिया, पढ़ाई में लगा दिया, तो कहीं ना कहीं बैठ जाओगे चेयर पे जाकर के। और यदि इस 3 साल को मौज मस्ती में बिता दिया
तो फिर आगे बहुत समस्याएं होने वाली, पूरी लाइफ कहीं ना कहीं मजदूरी करनी पड़ेगी। इसलिए समय है, अपने आप को बदलो। टेस्ट में कल मुझे आश्चर्य लग रहा था जिस तरीके से आप लोगों का बर्ताव था। लग ही नहीं रहा था कि टेस्ट चल रहा है। मैं आपको नेक्स्ट डे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो टेस्ट लेता हूं उसका वीडियो शेयर करूंगा। आपको आश्चर्य होगा कि बच्चे कैसे, कि उस तरह से तो सेमेस्टर के एग्जाम नहीं होंगे जैसे मैं एग्जामिनेशन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में लेता हूं। कॉपी भी मैं बच्चों को देता हूं चेक करने के लिए, और ईमानदारी से बताते हैं कि सर 13 क्वेश्चन ही हमारे सही हुए हैं। हम फ्रेंड को झूठ बोल सकते हैं, टीचर को झूठ बोल, लेकिन खुद को कैसे झूठ बोलेंगे कि हमने इतना अच्छा स्कोर किया है? आप बोल के देखो ना। आज आप घर जाओ और बोले कि आज मैंने तो 8 घंटे पढ़ाई कर ली, रात में सोते समय अपने मन से बोलना आज मैंने 8 घंटे, अंदर से आपके लिए खुद के लिए गाली निकलेगी कि झूठ बोल रहा है। हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन कल टेस्ट में जो स्थिति दिख रही थी, जो सीरियसनेस दिख रहा था, वो बहुत निराश करने वाला था। मैंने अपने कलीग्स को बोला कि नेक्स्ट ईयर से फर्स्ट ईयर की क्लासेस नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है। यहां वही चाहिए, टीचर आए, मौज मस्ती कराए, आप अपने घर हम अपने घर। वो सीरियसनेस है ही नहीं। एकदम खाना पूर्ति करना है क्लासेस के नाम पर। आपने देखा होगा और सब्जेक्ट भी तो चल रही है ना। महसूस करो इस बात को कि क्या कुछ अंतर है या नहीं है, कुछ डिफरेंसेस है या नहीं है अदर क्लासेस से और इस क्लासेस में। फिलहाल आपके पास समय है, भविष्य है आपका। मेरा तो जो हो गया है, मैं यही हूं और हो सकता है कि यहां से काफी आगे तक जाऊं, लेकिन आप सबका अपना भविष्य है और वो सिर्फ आपके हाथ में है। दूसरा कोई आज आपका भविष्य नहीं बना सकता, आपको खुद ही बनाना होगा। आपका फ्यूचर आप खुद ही बनाएंगे, अच्छा या बुरा, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके बीच से ही कुछ बच्चे अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर के बैठेंगे और कुछ रोड पे घूमेंगे। ये सब कुछ यही डिसाइड होने वाला है, अच्छा और बुरा सब कुछ इस 3 साल में होने वाला है। तो अपने भलाई के लिए अपना मेहनत स्टार्ट करो, और जब टीचर क्लास में हो, आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे तो इस बात की वैल्यू समझ में आएगी, क्लासेस कितनी चल रही हैं। और अभी फर्स्ट ईयर में भी देख रहे होंगे कितनी क्लासेस चल रही हैं। कॉलेज में इसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है, कॉलेज में आपको खुद ही पढ़ना पड़ता है। शायद ही कोई टीचर आपको ऐसा मिले जो आपको स्कूल की तरफ पकड़ पकड़ के पढ़ाए, नहीं तो आप भी मजे में और टीचर भी। वो तो चाहता ही नहीं, टीचर तो चाहता ही नहीं कॉलेज में कि आप उसको परेशान करो कि आओ सर क्लास लो। आपने फील किया होगा, बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, किताब खोल करके इसमें ये पढ़ लो, इसमें तो ये कर लेना है, ये असाइनमेंट में लिख लेना, इसमें ये कर लेना, टीचर की जिम्मेदारी समाप्त, सिलेबस ओवर। वो बहुत आसान है हमारे लिए और मैक्सिमम टीचर ये करते भी हैं। वो खुद को भी धोखा देते हैं और आपको भी धोखा देते हैं। टीचर हमेशा स्टूडेंट्स टीचर बनाते हैं। आप हमसे जब तक कुछ पूछोगे नहीं तब तक मैं सैचुरेट हो जाऊंगा, मेरी नॉलेज रुक जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन जब आप मुझसे पूछते हो आकर के तो मैं किताब खोलता हूं, ये बच्चे ने नया चीज क्या पूछा मुझसे। तो टीचर तो बच्चे बनाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ पूछोगे नहीं, अब पूछोगे कब? जब पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तभी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आएगा, तभी कहीं ना कहीं डाउट आएगा। नो स्टडी नो डाउट। जब पढ़ना ही नहीं तो कोई डाउट नहीं होगा, और जब डाउट नहीं हो तो मुझसे पूछोगे भी नहीं। तो आप अपना बेड़ा तो अगर कर ही रहे हो, साथ में मैं भी जा रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं भी डिग्रेड हो रहा हूं। मैं कैसे अपग्रेड होऊंगा, मेरी नॉलेज कैसे बढ़ेगी? जब आप मुझे परेशान करेंगे, आप मुझसे पूछेंगे, कुछ नई चीज खोज के ले आएंगे कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है। एक स्टूडेंट था, मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट था आपकी क्लास में जो कुछ डाउट लेके गया था। आप लोग क्यों नहीं कर सकते?
आप पूछेंगे तभी मैं भी कुछ सीखूंगा। टीचिंग 2 वे सिस्टम होता है, 1 वे नहीं। सिर्फ मैं खड़ा होकर भाषण दूं और आप सुने, ये ठीक नहीं है। आप बीच बीच में पूछिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। यहां पूछने में दिक्कत है, मैंने तो ओपन कर रखा है, केबिन में आके बैठ जाए हमारे साथ और डिस्कस करें कि सर ये चीजें कैसे हो रही हैं। इस भावना से नहीं कि टीचर को टेस्ट कर लेते हैं उसको आता है कि नहीं, इस भावना से कि चलो सर के साथ मिलकर कुछ सीख लेते हैं। ये भावना होनी चाहिए सीखने की। और जब ये चीजें आपके मन में खुद आएंगी ना, तो आप देखना आपका मन इधर उधर से अपने आप हट जाएगा। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। तो देर अभी भी नहीं हुई है, सजगता अपने अंदर लाइए। थोड़ा सीरियसनेस जरूरी है। फर्स्ट ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर में गलतियां होती हैं तो उसको सही की जा सकती है, लेकिन अगर सेकेंड ईयर में भी ये चीज नहीं बदला तो भविष्य फिर तो गर्क में जाएगा ही जाएगा। इसलिए समय रहते हुए सजग हो जाएं, ये बहुत जरूरी है। तो 2-3 चीजें आपको करनी है। अगर गलती से क्लासेस नहीं की या छूट गई हैं तो देर नहीं हुई है, ठीक ना। फिर से जग जाओ और लग जाओ। और सिर्फ मैकेनिक्स में नहीं, जो भी आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं उन सब में हम इंतजार करते रहते हैं कि एग्जामिनेशन का टाइम आ जाएगा तब हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाता है। उस समय आपके ऊपर ये बर्डन बन जाता है। अभी तो समय है, एग्जामिनेशन में 2 महीने का समय है। मई में आपका एग्जाम प्रपोज्ड है। और एक बात और, कभी भी सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ो मत। अब अपना टारगेट सेट कर लो कि डिप्लोमा के बाद आपको करना क्या है। और जब अपना एम सेट कर लोगे तो देखना आपके पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। जब तक सेमेस्टर एग्जाम को टारगेट करके चलोगे तब तक आप अच्छा नहीं कर सकते। आप सेमेस्टर के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करो कि मुझे एसएससी जेई में जाना है, या एनटीपीसी में जाना है, बीएचईएल में जाना है, ओएनजीसी में जाना है, इसरो में जाना है, डीआरडीओ में जाना है, रेलवे में जाना है। इनको जब टारगेट करोगे तो आपके पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा। जब तक सेमेस्टर, ध्यान रखना, एडमिशन हुआ है कॉलेज में तो डिप्लोमा तो मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जॉब मिलेगी कि नहीं ये डाउटफुल है। गवर्नमेंट जॉब तभी मिलेगी जब आप मेहनत कर रहे हो उसके लिए, जब आपने उसके लिए प्रयास किया है। और प्रयास 3 साल के बाद नहीं होता है, प्रयास तभी होगा जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सॉल्व करके देखो कि क्या आपने जो सीखा है उसके बल पे उनको सॉल्व कर पाते हो। अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल आपकी जो पढ़ाई है बिल्कुल सही रास्ते पे चल रही है। और अगर आप सॉल्व करने में समस्या हो रही है तो कुछ ना कुछ कमी है, या तो टीचर गड़बड़ है या फिर आप में कमी है। यही 2 रीजन हो सकते हैं, या तो आप समय नहीं दे रहे हो या फिर टीचर क्लास में खड़ा होकर आपको बेवकूफ बना रहा है, 1 घंटा टाइम पास करके चला जाता है। तो जगो और जग करके आप अपनी मेहनत करो। ठीक है, आइए फिलहाल सॉल्यूशन देखते हैं। जो आपका टेस्ट हुआ था, किसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान दें, जिन्होंने नहीं भी किया है मैं फिर से रास्ता बता रहा हूं। हर क्वेश्चन में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, जो भी सिखाया है, एक भी क्वेश्चन में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपके पेपर में जो मैंने क्लास में डिस्कस ना किया हो। ठीक ना। और ये मैं अभी आपको दिखलाता हूं और साथ में मैं बताऊंगा कि किस लेक्चर में ये मैंने डिस्कस किया है। ठीक ना। अगर आपने नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर्ड किया होगा तो आप जाके देख सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता के रखी हैं। कल जब टेस्ट चल रहा था तो एक बच्चे ने कहा कि सर एक क्वेश्चन का आंसर तो बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक नहीं, 2 क्वेश्चन का आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 21। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ था भाई। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि चोरी भी तो वो कर पाएगा ना जिसे पता है बुक में कहां क्या है। आपको मैं बुक भी देता था तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि चोरी भी वही कर सकता है जिसने किताब पढ़ी हो। ठीक ना। लास्ट क्लास में
लास्ट क्लास का लेक्चर बोर्ड पे पड़ा हुआ था, और उसमें जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, वही चीजें लिखी हुई थी वहां, और 2 क्वेश्चन के आंसर क्लियरली मेंशन थे वहां। बट कुछ बच्चों ने तो पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने देखा था, लेकिन 90% बच्चे इस चीज को गौर नहीं कर पाए कि सामने आंसर लिखा हुआ है 2 क्वेश्चन का। वो व्यस्त थे पड़ोसी क्या कर रहा है उसमें से हम भर लें, ठीक ना। आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके, साथ ही में अच्छा सॉल्यूशन देने के बाद एक काम आप लोग और करेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप अपने नोट्स में लिखेंगे, ठीक ना, और साथ में इसका आंसर लिखेंगे, और उसके साथ हर क्वेश्चन के साथ आपको रीजन लिखना है कि इसका अगर मैंने ऑप्शन नंबर बी बोला है तो क्या कारण है, क्यों ऑप्शन बी सही है। बात समझ में आ रही है। और साथ में आप ये भी डाल देंगे कि ये किस लेक्चर में कवर्ड है, कभी आपको असहजता होगी तो उस लेक्चर को खोल के वहां देख लेंगे कि इसका सॉल्यूशन वहां पर मैंने क्या बताया है। बात समझ में आ रही है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम। नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या होगा। अब ध्यान दें, ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जिसने 2 लेक्चर अटेंड किए हों। पहला सिस्टम ऑफ फोर्स के ऊपर जो लेक्चर है, जहां हमने क्लासिफाई किया है सिस्टम ऑफ फोर्सेस को, ठीक ना, वहां से आपको ये आइडिया मिलेगा कि नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्स क्या होता है। हमने वहां बताया है कि यदि सभी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास हो तो उसे कॉन्ग्रुएंट फोर्स कहते हैं, लेकिन यदि लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, नॉन कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहां पर नॉन कॉन्ग्रुएंट की बात की गई, यानी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, और इसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखना है। इक्विलिब्रियम मैंने चैप्टर 2 में कवर किया है, चैप्टर 2 के लेक्चर नंबर 2 में इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को कवर किया है, ठीक ना। अगर आप देखेंगे तो उसमें लेक्चर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 में मैंने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को डिस्कस किया है, और वहां पर मैंने बताया है कि कोई भी फोर्स सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में होगा। अब यहां पर नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्स है, यानी सभी फोर्स एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं। सपोज एक फोर्स यहां है, एक फोर्स यहां है, ये अलग अलग फोर्सेस अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, ठीक ना, ये एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए, ये इक्विलिब्रियम में कब आएंगे। नाउ इक्विलिब्रियम के लिए मैंने बताया है कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, ये भी चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 में मेंशन है। पहला कंडीशन मैंने बताया था कि नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और नेट फोर्स की वैल्यू 0 होने के लिए पहला इक्वेशन था समेशन ऑफ Fx0, और दूसरा था समेशन ऑफ, यानी x की दिशा में जितने भी फोर्स लग रहे हैं सभी का समेशन का मतलब एल्जेब्रिक सम, सभी को जब हम जोड़ें तो उसकी वैल्यू किसके बराबर है, और समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0 का मतलब था y डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का योग किसके बराबर हो जाए, 0। अगर ये 2 सिचुएशन फुलफिल हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स की वैल्यू किसी पॉइंट पर कितनी है, 0 है। बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो, यदि कॉन्ग्रुएंट, यहां क्वेश्चन में नॉन कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन यदि कॉन्ग्रुएंट होता तो हम ये 2 फोर्स ले लेते, ये x और ये y। F1 F2 एक कॉन्ग्रुएंट फोर्स है बिकॉज बोथ आर मीटिंग एट अ पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, F1 के भी 2 कंपोनेंट होंगे, F1 cos थीटा 1 और ये थीटा 2, और इधर कितना होगा F1 sin थीटा 1, और अगर F2 को ब्रेक करें तो इधर हो जाएगा F2 cos थीटा 2, इधर हो जाएगा F2 sin थीटा 2। तो x डायरेक्शन में 2 फोर्स और y डायरेक्शन में, इनको हम 0 कर लेंगे ना।
तीसरा है मोमेंट। कॉन्ग्रेंट फोर्स के केस में मोमेंट की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी, क्योंकि सभी एक पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो हम जब मोमेंट निकालते हैं तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन और जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसके बीच की दूरी होती है। तो चूंकि ये फोर्स और ये फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा है तो दूरी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो यदि कॉन्करेंट फोर्स होता तो सिर्फ ये दो इक्वेशन सफिशिएंट थे इक्विलिब्रियम को दर्शाने के लिए, लेकिन चूंकि ये नॉन कॉन्करेंट कह रहा है, इसका मतलब सारे फोर्स इस पॉइंट से पास नहीं होंगे। उस केस में मोमेंट जनरेट होगा। तब बॉडी को इक्विलिब्रियम में करने के लिए फोर्स के साथ साथ मोमेंट को भी क्या करना होगा, और यही चीज आपके बोर्ड पे मेंशन थी, क्योंकि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था ये तीन इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1, 2 एंड, अगर ये तीनों इक्वेशन फुलफिल है तो हमारी बॉडी किस अवस्था में होगी? इक्विलिब्रियम अवस्था में। कब? जब फोर्स नॉन कॉन्ग्रेंट हो तब। अगर कॉन्ग्रेंट होता तो सिर्फ दो की ही जरूरत थी, Fx एंड Fy। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है डी। और यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिर्फ भाषा बदली हुई है। क्वेश्चन नंबर 21, अ बॉडी सब्जेक्टेड टू कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रेंट फोर्स, ठीक ना, विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में कब होगा? समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, Fy इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ M इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑल ऑफ दी। तो 1 और 21 का आंसर है डी, दोनों का ही आंसर डी है। क्लियर है जी? आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई अलोंग द सेम लाइन। अगर आप द फोर्सेस, ऐसे बल जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन में हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज, सभी का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम है। तो अगर आप देखें तो जहां पर मैंने फोर्स सिस्टम पढ़ाया है, लेक्चर नंबर 5, चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 5, उसमें मैंने मेंशन किया है कि कोलिनियर फोर्स क्या होता है। यदि सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन के ऊपर हो तो उन्हें हम कोलिनियर फोर्स कहते हैं, ठीक ना। सही आंसर है ए, 2 का ए, कोलिनियर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स इज। अगर देखें तो ये पहला लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था, और वहां मैंने इसके विषय में बता रखा है फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई? न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, ये हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिला था, ठीक ना। और इसी फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। ध्यान दें, मास का यूनिट क्या हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा डायमेंशन लिखना है तो केजी को, मास को किससे दिखाएंगे? एम से। मीटर लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं? एल, और सेकंड के लिए क्योंकि एस नीचे है तो टी टू दी पावर माइनस। बताइए क्या किसी भाषा की आवश्यकता है? अगर आप भाषा की रिक्वायरमेंट और समस्या उन्हीं के साथ आएगी जिन्होंने क्लास अटेंड ही नहीं किया है। मैं हर बात हिंदी में बोलता हूं, सिर्फ टेक्निकल टर्म इंग्लिश का यूज करता हूं। तो अगर आप क्लास में हैं तो आपको समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी, और क्लास में नहीं भी है तो घर पे जो वीडियोस लेक्चर पर डे अपलोड हो जाते हैं, आज क्लास है आज शाम को अपलोड हो जाता है। थोड़ा सा सजग रह करके अगर किसी रीजन से नहीं आ पाए हैं तो 1 घंटा समय दे करके उसको कवर कर सकते हैं, ठीक ना। आइए, सही आंसर क्या हो गया भाई? बी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को भी लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया गया है। पैरेलल फोर्स क्या होते हैं?
हमने क्लासिफिकेशन में पैरेलल फोर्स बताया था, पैरेलल के अंदर भी बताई थी दो तरह के पैरेलल फोर्सेस होते हैं, लाइक एंड अनलाइक। दीज आर द लाइक पैरेलल फोर्सेस, समानांतर फोर्स। तो ये लाइक है क्योंकि दोनों का दिशा क्या है, एक समान है। अगर इसको पलट दें तो ये क्या हो जाएंगी, समानांतर बट अनलाइक। तो पूछा है पैरेलल फोर्स हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन, पैरेलल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? तो यही तो लाइन ऑफ एक्शन है, ये हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, पैरेलल टू ईच अदर। सही आंसर इज सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट अबाउट दैट पॉइंट इज स्टेटेड बाय। ये किसने कहा था भाई? वैरिग्नन ने कहा था। अगर आपने क्लास अटेंड किया था तो हमने वैरिग्नन थ्योरम को प्रूव भी कराया था। तो इसमें लैंग्वेज की कोई बाउंडेशंस नहीं है। अगर आपने चीजें कवर्ड की हैं तो समस्या बिल्कुल नहीं होने वाली, ठीक ना? सही आंसर क्या है? वैरिग्नन, ऑप्शन नंबर डी। ये लेक्चर 6 में मैंने डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 6 में वैरिग्नन थ्योरम, लॉ ऑफ मोमेंट और मोमेंट ऑफ अ फोर्स को डिस्कस कर रखा है। हर वीडियो के नीचे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसमें कौन सा टॉपिक कवर्ड है वो चीजें मेंशन रहती हैं। तो आप लेक्चर नंबर 6 में जाकर वीडियो के ऊपर क्लिक करके नीचे नाम है उसमें क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आएगा कि वो वीडियो किस विषय में है, किस विषय के बारे में है। तो वहां पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि वैरिग्नन थ्योरम है, वहां पे आप वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक ना? ये लेक्चर नंबर 6 में कवर्ड है। अगला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द स्टेटमेंट ऑफ इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। और ये मैंने डिस्कस किया है मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 1 में, जहां मैंने F इज इक्वल टू ये डिराइव किया है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन से, ठीक ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मैंने वहां पूरा डिफाइन कर रखा है इसको। और ये क्वेश्चन तो आप इससे पहले पढ़ के आए होंगे, ठीक ना? सही आंसर है सी, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स। अब बताइए, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या है भाई, प्रोडक्ट है कि जोड़ है, घटाव है? प्रोडक्ट है। इसमें कहां लैंग्वेज की आवश्यकता है हमें, ठीक ना? सही आंसर ए, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ये लेक्चर नंबर 6 में कवर्ड है। मोमेंट ऑफ अ फोर्स जहां बताया है वहां पे ये चीजें कवर की गई हैं। आगे है, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 2 फोर्सेस, जब किसी बॉडी पे कितने बल लग रहे हैं? 2 बल लग रहे हैं। द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द 2 फोर्सेस आर। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी जब दोनों फोर्स, अगर आप देखें चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत इसी टॉपिक से हुई है कि जब दो फोर्स क्या हो, इक्वल हो, अपोजिट हो और कोलिनियर हो। अगर एक रिजिड बॉडी है और इस पे लगने वाले फोर्स F1 और F2 क्या हो, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। तो ये बता रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, और साथ ही देयर लाइन ऑफ एक्शन इज ऑल्सो सेम, ठीक ना? तो सही आंसर क्या होगा? सी, कोलिनियर, इक्वल एंड अपोजिट। तब ये बॉडी मूव नहीं करेगी, यानी किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। हमने इक्विलिब्रियम में बताया था कि इक्विलिब्रियम क्या है भाई, इट्स अ स्टेट, ये स्थिति है, अवस्था है। और किस तरह की अवस्था है?
दो ही अवस्था थी, पहला था स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई रेस्ट में है इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। दूसरा था स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई एक समान गति से मोशन कर रहा है तो वो भी किस अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि वो तभी एक समान गति से मोशन कर रहा है क्योंकि उस पर लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। यही दो सिचुएशन इक्विलिब्रियम की होती हैं और ये दोनों सिचुएशन बहुत डिटेल में बता रखा है लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, सही आंसर क्या होगा भाई, सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, ये जो प्रॉब्लम दे रखा है ये प्रॉब्लम मैंने क्लास में कराया था आप लोगों को। अगर आप अपनी नोटबुक खोलें तो आपको ये मिलेगा, थोड़ा सा इससे अलग था। फ्री बॉडी डायग्राम जहां बताया है वहां पे है। आइए देखेंगे, यहां पर एक प्रॉब्लम दिया गया था, बहुत सारे बच्चे फिगर देख के पलट गए यार इसको क्या करना है, इसमें कुछ है ही नहीं। जिसने भी फ्री बॉडी डायग्राम का लेक्चर अटेंड किया होगा उसके लिए इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक ना। आइए देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने ये कवर कराया है, ये है चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1, ठीक ना। यहां पे कह रहा है इन द गिवन फिगर बिलो अ वेट ऑफ 20 kg सस्पेंडेड, एक तरफ कितना लटकाया गया है 20 kg, वन एंड ऑफ द कोड एंड अ वेट ऑफ 30 kg सस्पेंडेड एट द अदर एंड, एक तरफ 20 kg लटकाया गया है और एक तरफ 30 kg लटकाया गया है। एंड द अदर एंड ऑफ द कोड इज पासिंग ओवर अ पुली, और ये कोड मतलब रस्सी होती है जो किसके ऊपर से पास हो रही है, एक पुली के ऊपर से पास हो रही है, ठीक ना। नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ रोप एंड पुली, आपको रोप और पुली के वजन से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको इसमें कितना टेंशन होगा ये बताना है। हमने फ्री बॉडी डायग्राम में बहुत डिटेल में बताया था आपको। आइए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहले इसको देखें, 20 kg के लिए इसका मास किधर काम कर रहा होगा, ध्यान दें ये 30 kg है और ये 20 kg है, तो नीचे कौन जाएगा, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर, क्लियर है। अब पहले अगर 20 kg वाले को देखें तो इसका mg किधर काम कर रहा है, नीचे, और ऊपर रस्सी में क्या आएगा, टेंशन आएगा, और एक्सेलरेशन किधर होगा इसका, ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन किस दिशा में होगा, क्योंकि ये बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है, इधर टेंशन है। अब इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है क्या, तो इसका इक्वेशन लिखिए जरा, इसका इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू, यही तो है, ठीक ना। अब जरा देखो फोर्स, कौन सा फोर्स इसको ऊपर ले जा रहा है, टी माइनस एच, टी ऊपर लग रहा है और एम जी, यही तो रिजल्टेंट फोर्स है जिसको ऊपर लेके जा रहा है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है भाई, इंटू एक्सेलरेशन, क्लियर है। सो टी माइनस एम जी, एम कितना है और जी को कितना मान ले, 10 मान ले, 9.81 नहीं, सीधे सीधे कितना मान ले, 10 मान ले, तो 20 गुना 10 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 20। इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसका काम खत्म हो गया। अब दूसरा इसको पकड़े, इसका एक्सेलरेशन किधर है, नीचे है, क्लियर है, टेंशन किधर है, और mg किधर काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है। तो इसका इक्वेशन अगर 30 kg का बनाए, नीचे की तरफ mg, एक्सेलरेशन भी नीचे है और ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन, तो नेट फोर्स इसको किधर लेके जा रहा है भाई, नीचे। तो फोर्स का इक्वेशन क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू ma, तो फोर्स कितना हुआ, mg माइनस टी, क्लियर है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां mg बड़ा है तभी तो इसको नीचे खींच रहा है, mg माइनस टी, F इज इक्वल टू मास, मास कितना है भाई 30 kg इंटू एक्सेलरेशन, तो
mg कितना आ गया, मास 30 है और g हो गया 10, माइनस t इज इक्वल टू 30. दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन. आपको निकालना है t की वैल्यू, ठीक ना. और दोनों इक्वेशन को देखें तो कितने अननोन है, t और a. इसमें भी t और a, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, बात खत्म. सॉल्व करो और निकालो, दोनों को जोड़ दे. 1 प्लस 2, t माइनस 200 इज इक्वल टू 20a, और नीचे क्या बचा, माइनस t प्लस 300 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, ये हो गया 100 इज इक्वल टू 50a, और a इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन निकल गया. अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा. चलो इक्वेशन 1 में डालो. इक्वेशन 1 क्या है, t माइनस 200 इज इक्वल टू 20, और a की वैल्यू आई है 2. सो t इज इक्वल टू 20 दुना प्लस 200, दैट इज 240. कितना है आंसर भाई, इट्स नन ऑफ दीज, आंसर इज डी. क्लियर है, बात समझ में आ रही है. आप बताएं, ये चीज, ये सेम क्वेश्चन मैंने एक पुली का क्वेश्चन करा रखा है फ्री बॉडी डायग्राम में, और तभी ये क्वेश्चन दिया है, ठीक ना. आए, हाँ, शॉर्टकट, तभी इसको शॉर्टकट में भी कर सकते थे, ये तो आपको बताने के लिए इतना लंबा किया. जब आप सीख जाएंगे तो इसको 2 लाइन में सीधे सीधे इक्वेशन लिख के ऐड कर सकते थे ना, ठीक ना. लेकिन सिखाने वाले का काम होता है कि वो पूरी क्लास को सिखाए, एक दो आदमी को ना सिखाए, इसीलिए हमको डिटेल में लेके चलना होता है, ठीक ना. आइए अगला कोर्स है, क्वेश्चन है, द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट एंड हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन इन डिफरेंट प्लेन. अगर एक पॉइंट पे है तो कॉन्ग्रुएंट हुआ, और डिफरेंट प्लेन में है तो नॉन कोप्लेनर हुआ. कॉन्ग्रुएंट एंड नॉन कोप्लेनर, ऑप्शन नंबर बी, नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्ग्रुएंट. ये भी चीज आपका कवर है लेक्चर नंबर 5 में, सिस्टम ऑफ फोर्सेस जहां बताई है वहां पे डिटेल में बता रखा है. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. टू टेंसाइल फोर्सेस, ध्यान से सुने, टू टेंसाइल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f आर एक्टिंग एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक ना. और कह रहा है दो टेंसाइल फोर्स हैं, बनाए इसको, टू टेंसाइल फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f, दो टेंसाइल फोर्स हो गए, एक्टिंग एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन रिजल्टेंट फोर्स विल बी. इन दोनों का आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है. ध्यान दें, लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे तो एनालिटिकल मेथड बता रखा है, वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड पढ़ा रखा है आपको, ठीक ना, कि दो फोर्सेस, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालें. तो लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया है कि अगर ये इनको दो हम पैरेललोग्राम का साइड मान लें तो जो इनका डायगोनल होगा यही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा. ठीक ना. और ट्रायंगल्स लॉ में ये भी बताया है कि रिजल्टेंट निकाले कैसे, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. थीटा दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है. तो जरा ध्यान दें, यहां पे फोर्सेस F और F है, तो एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू कॉस 90.
cos 90 की वैल्यू, तो ये पूरा टर्म हो गया 0। सो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू एफ बाहर आ गया, कौन सा आंसर होगा भाई? आंसर नंबर सी। ये हाँ 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 बताएं। हाँ एक मिनट, एक आदमी बोले तो मैं सुन पाऊंगा। हाँ एफ, हमने, एक मिनट बैठ जाएं, हमने गला फाड़ फाड़ के सबको इस तरफ घुमा करके बीच एग्जाम ने शुरू में तो बताया ही था, बीच एग्जाम में भी बताया कि रूट किसके ऊपर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फिर से लेक्चर नंबर 1, दिस इज इक्वल टू फोर्स। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज नेगेटिव, ये x प्लस ये x माइनस ये y प्लस और ये माइनस y। देखें किसी फोर्स का x कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज नेगेटिव, कोई फोर्स है उसका x कंपोनेंट क्या है और y कंपोनेंट, इसका मतलब फोर्स इसी के बीच में तो होगा, इधर ही कहीं होगा। दिस इज, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। अगला क्वेश्चन है टू पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय अ डेफिनेट डिस्टेंस, क्या है भैया ये? कपल। लेक्चर नंबर 7 एक क्लास लिया है कपल के ऊपर, दो इक्वल फोर्स पैरेलल भी हो और अपोजिट भी हो, ठीक ना, उनके बीच कोई डिस्टेंस है तो ये क्या उत्पन्न करते हैं? कपल उत्पन्न करते हैं। सही आंसर है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आए। हाँ जी ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 15 कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है? ठीक है, सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन। ध्यान दे, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व कराया है। अगर इस प्रॉब्लम को देखें तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 में सॉल्व कराया है, ठीक ना। सभी लोग खोलें और इसको अभी सॉल्व करके दिखाएं जिन्होंने नहीं किया है। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 खोले, देखें कैसे सॉल्व किया गया है और सब लोग इसका आंसर निकालिए। तो आइए देखते हैं, जिनसे नहीं हुआ उनके लिए देखते हैं कैसे करना है। अगर आप चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 में जाएं तो वहाँ मैंने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को डिस्कस किया है और मैंने वहाँ बताया है कि 2 फोर्स इक्विलिब्रियम में कब होंगे, 3 फोर्स इक्विलिब्रियम में कब होंगे और 4 फोर्स इक्विलिब्रियम में कब होंगे। ये 3 फोर्स का केस है। ध्यान दें, अगर इसको मैं बनाऊं तो यहां पर देखेंगे वेट नीचे काम कर रहा है, इसके कारण इसमें टेंशन आएगा और इसमें भी क्या आएगा? सपोज दिस इज T1 एंड दिस इज, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों कोण की लंबाई क्या है? समान है। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, ठीक ना। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइड आपस में बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल भी क्या होंगे? और ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ये 45 है तो ये कितना होगा? ये 45 है तो ये कितना होगा? 45। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो 45 45, तो ये कितना बचेगा? 90। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, यहां पर 3 फोर्सेस हैं, नीचे W लग रहा है और इधर
और इधर टेंशन है। तो ये चूंकि आइसोलेसिस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए दोनों में टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। सो दिस इज T एंड दिस इज T। अब हमें इस पॉइंट को लेके डिस्कस करना है। तीन फोर्सेस हो गए और इसमें ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है। इसका मतलब है अगर हम थ्री फोर्सेस का इक्विलिब्रियम जहां मैंने बताया है, तो मैंने आपको क्लियरली बता रखा है कि किसी दो फोर्स का रिजल्टेंट तीसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और ऑपोजिट होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसके बराबर होगा और अपोजिट होगा, साथ में कोलिनियर भी होगा, ठीक ना। तो अब हमें इन दोनों का क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट निकालना होगा। अगेन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू √T² प्लस 2T इंटू cos 90, क्योंकि दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना आया है 90। तो ये पूरा टर्म कितना हो गया 0। सो R इज इक्वल टू 2T² और R इज इक्वल टू T√2। तो हमें टेंशन निकालना है ना, तो T इज इक्वल टू R अपॉन √2 और R किसके बराबर होगा भाई, W के बराबर होगा। सो द इट विल बी W अपॉन, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये भी लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 में कवर्ड है, ठीक है। सही आंसर हुआ डी। अगला क्वेश्चन देखें, टू पैरेलल फोर्सेस 100 किलोमीटर और 75 किलोमीटर एक्ट ऑन अ बॉडी हैव रिजल्टेंट 25। दो पैरेलल फोर्स का रिजल्टेंट कितना है 25, एक है 100 और एक है 75, और इनका रिजल्टेंट कितना है। ये कब संभव है, जब ये एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, इनका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो इधर 100 और इधर 75। रिजल्टेंट कब 25 होगा भाई, जब दोनों फोर्स क्या हो, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो 175 रिजल्टेंट हो जाता, अपोजिट होगा तभी जाके क्या होगा 25। तो सही आंसर क्या होगा, अनलाइक, यानी अपोजिट डायरेक्शन हो गया और पैरेलल फोर्स, क्लियर है। सही आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। लेक्चर नंबर 1 में बताया था स्केलर एंड वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था। तो सही आंसर क्या है, डी, एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी, ऑल ऑफ दीज। ध्यान दें, अगर लेक्चर नंबर 1 को ध्यान से देखें तो लास्ट में मैंने बताया है कि फोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा पोजीशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, और किस पॉइंट पे वो फोर्स लग रहा है। इसलिए ये जो तीनों चीजें मेंशन की गए हैं ये सभी रिक्वायर्ड हैं, तब जाकर हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज 0 द ऑब्जेक्ट विल। ये क्या है भाई, अभी हमने बताया इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था, अवस्था। एक था रेस्ट और एक था यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन में है, और कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कब होगी, जब इक्विलिब्रियम में हो, और इक्विलिब्रियम कब होगा, जब नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो। सो सही आंसर है ए, कंस्टिट्यूट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर नेट फोर्स 0 है तो इक्विलिब्रियम में होगा, और इक्विलिब्रियम में होगा तो एक समान वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। अगला क्वेश्चन है, टू इक्वल एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ध्यान दें, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर का, म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर, और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री।
एक्स और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, परस्पर एक दूसरे से कितने एंगल पे होते हैं? 90 डिग्री पर। ठीक है, तो बोल रहा है टू इक्वल म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड P, इनका मैग्नीट्यूड कितना है? ये भी P है और ये भी P है, आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, देयर रिजल्टेंट फोर्स विल बी, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? क्या होगा भाई? भाई इसका रिजल्टेंट निकालना है, यही होगा ना। तो R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी इंटू कॉस, ये फिर से क्या हो गया? तो R इज इक्वल टू 2p, R इज इक्वल टू p रूट। ठीक है, और ध्यान दे एंगल भी पूछ रहा है, तो जरा ध्यान से देखे, मैंने सिखाया था कि अगर ये रिजल्टेंट इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। बी का मतलब फोर्स हो गया P और साइन 90 अपॉन P प्लस P कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा हो गया 0, साइन 90 1, तो ऊपर बचा 1 और नीचे भी बचा, ऊपर बचा P और नीचे भी बचा P बाई P, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 45। सो सही आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन, अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, ये तो कवर हो चुका है 21, टू नन कोलिनियर पैरेलल। ध्यान दें, नन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं है, लेकिन क्या है? पैरेलल है, अलग अलग लाइन है और ये क्या है? पैरेलल है। इक्वल फोर्सेस, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है? इक्वल है, एंड अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या उत्पन्न करेंगे? कपल। कपल का डेफिनेशन ही यही है, सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 12 किलोन्यूटन फोर्स प्रोड्यूस अ मोमेंट, हाँ जी, आवाज नहीं, ध्यान दे। 12 किलो न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस अ मोमेंट ऑफ 96 किलो न्यूटन मीटर, द मोमेंट आर, मोमेंट आर किसको बोला था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, तो 96 इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर फोर्स हो गया 96, मोमेंट 96, फोर्स हो गया 12 इंटू परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था इसी को हम क्या कहते थे? मोमेंट आर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू मोमेंट आर। आप मोमेंट वाले चैप्टर में देख सकते हैं, मैंने मोमेंट आर बता रखा है, इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 मीटर। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अ रिजिड बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ कपल, अगर किसी बॉडी के ऊपर कपल लगेगा तो क्या होगा? रोटेशन। ठीक ना, मैंने खुद को रोटेट करके दिखाया था, सही आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट हैव, देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझेंगे लास्ट क्वेश्चन को। एक पार्टिकल जो इक्विलिब्रियम में है, ठीक ना, कैन नॉट हैव, उसके पास क्या नहीं हो सकता? ध्यान दे, हाँ जी, एक बॉडी जो इक्विलिब्रियम में है उसके पास क्या नहीं हो सकता? पहला ऑप्शन ध्यान से समझें, लीनियर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। हमने पहले ही बात किया है कि यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा? इसका मतलब वो उसी गति से क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट।
एक समान गति से चलेगी, क्योंकि नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। 0 एक्सेलरेशन, एक समान वेलोसिटी है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। चौथा ऑप्शन कर्वीलिनियर मोशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों भाई, समझे इसको? कर्वीलिनियर का मतलब है कि बॉडी किस पे मूव कर रही है, कर्वियल पाथ पे। अब ध्यान दें, कर्व पे अगर मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक ना। और चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब किसी में भी बदलाव होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, चाहे मैग्नीट्यूड में हो या फिर डायरेक्शन में हो, ठीक ना। तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम कैन नॉट हैव कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर मोशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कर्वीलिनियर होता तो वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या होती, चेंज होती, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो सही आंसर क्या होगा, डी। तो ये आपका सॉल्यूशन था, ठीक है। ध्यान दें, घर जाकर के जो मैंने बताया है वो काम जरूर करें, इसको अपने नोट्स का हिस्सा बनाएं और हर क्वेश्चन के साथ रीजन जरूर लिखें।